हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज टू 100 में, जहां पे आप सीख रहे हैं अकाउंटेंसी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो नए CBSE बोर्ड के सिस्टम और ICSE बोर्ड का जो नया सिस्टम आ गया है, जिसमें अब जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे वो 2 बार कंडक्ट कराए जाएंगे, टर्म 1 और टर्म 2 में, जिसमें सिलेबस को भी डिवाइड किया गया है। जो टर्म 1 में सिलेबस आएगा वो टर्म 2 में नहीं आएगा, और जो 2 में आने वाला है वो हम 1 के जो ख़त्म कर लेंगे उसके बाद का जो बच जाएगा वो हम सेकंड टर्म में यूज़ करने वाले हैं। साथ ही साथ हमें ये भी याद है, जो कि हमने पहले भी बताया था, कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो टोटली MCQ रहने वाला है 40 मार्क्स में, ठीक है। और दूसरा हमने जो सेकंड टर्म रहने वाला है वो भी 40 मार्क्स का रहेगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, ये ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो जो आज का हमारा सेशन रहने वाला है वो फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। आपको ये मालूम चल चुका होगा, क्योंकि गूगल पे CBSE की साइट पे ये ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फंडामेंटल के MCQs की पार्ट जो सीरीज़ है वो लेकर आएंगे। आज से जितनी भी क्लासेस अब आएंगी, 3, 4, 5 जितने भी पार्ट्स में बन सकते हैं इसके MCQs, मैक्सिमम MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs, वो मैं आपको कराऊंगा फंडामेंटल वाली। साथ ही साथ हम MCQ को जस्ट आंसर ही नहीं देखेंगे कि बस क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर याद कर लिया, थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करेंगे, जिससे जो हमने पास्ट में वीडियो में जो आपको समझा चुके हैं चैप्टर को, जो कॉन्सेप्ट आ चुका है उसी को थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए और हमारे माइंड में दोबारा से वो एक बार बैठ जाए। तो जिस भी MCQ को हम ट्राई करेंगे उस MCQ के बारे में थोड़ा सा जानने की भी कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या है, और अगर आंसर ये है तो क्यों है, और बाकी आंसर क्यों नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझेंगे, तभी थोड़ा सा मजा भी आएगा करने में और प्रिपरेशन भी स्ट्रांग होगी। तो बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, और उसके MCQs। अगर आपने उसके कॉन्सेप्चुअल वाली वीडियो, जो कॉन्सेप्ट कैसे है, किस तरीके से पार्टनरशिप को स्टार्ट किया जाता है, कौन कौन पार्टनरशिप करता है, उसके अलावा किस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल, कमीशन, ठीक है, इसके अलावा गारंटी, पास्ट एडजस्टमेंट, अगर आपने ये टॉपिक नहीं सीखे हैं अभी तक, आपको नहीं आते, कॉन्सेप्ट ही नहीं लिया, तो आपके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। या फिर आप क्लास 12th अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट पे जाना, तो वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल है फंडामेंटल वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट। उस पर क्लिक करना, आपको सारी वीडियो टॉपिक वाइज छोटे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियोज़ वहाँ पे अवेलेबल है, चैप्टर नंबर इसी फर्स्ट से रिलेटेड। तो आप पहले उसकी प्रैक्टिस कर लेना। जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए तो आप कितने भी MCQ करना आपसे इजीली हो जाएंगे। बोला जाता है कि MCQ की अगर प्रिपरेशन करनी है तो वो सब्जेक्टिव से भी थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि हमें बारीक बारीक नॉलेज लेनी पड़ती है। आपकी पूरी बुक में से जो चैप्टर चल रहा है उसकी किस लाइन में से क्वेश्चन आ जाए MCQ में, हमें भी नहीं पता, ना किसी को पता होता है। तो इसलिए हमको सब कुछ ही पढ़ना होता है। तो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो कि मेरे लेफ्ट साइड होगा, और आपको स्क्रीन पे देखना है। बाद में हम उस क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। कहते हैं इन्होंने कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो पार्टनरशिप फर्म के होते हैं। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म को अगर आपको चलाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरतें हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, जिनकी हमको ज़रूरतें होती हैं। तो ये कहते हैं कि जिनके बिना एक तरीके से पार्टनरशिप स्टार्ट ही नहीं हो सकती। ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जिनको फुलफिल करना ज़रूरी है अगर आप एक पार्टनरशिप को चलाना चाहते हैं। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे बी, देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स। थर्ड लिखा हुआ है इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। और लास्ट लिखा हुआ है प्रॉफिट पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। तो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो किसी बिजनेस के लिए किया जाता है। तो अगर हम इन चारों ही ऑप्शंस में जानने की कोशिश करें कि एक पार्टनरशिप को करने के लिए क्या क्या एलिमेंट की हमको ज़रूरत होती है, तो हम ये पहचानेंगे कि एक पार्टनरशिप को अगर करना है तो मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, 2 पार्टनर होने चाहिए। तो ये तो एक एसेंशियल एलिमेंट है। क्वेश्चन ने पूछा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर। मतलब ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी हमको ज़रूरत होती ही होती है, जो एलिमेंट हैं, एसेंशियल एलिमेंट है। लेकिन एक आंसर ऐसा है जो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो मैंने कहा एटलीस्ट 2 पार्टनर, बिल्कुल ये तो एसेंशियल है। अगर आपको कोई भी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करना है तो आपके पास मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, 2 पार्टनर होने चाहिए। इसके बिना तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती, तो ये एसेंशियल हो गया। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर,
पार्टनर, बिल्कुल, अगर पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो आप मुझे बताओ क्या पार्टनरशिप को कर सकते हो? अब एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट है। अब कुछ बच्चों को लगता है रिटन एग्रीमेंट ही एग्रीमेंट होता है, जो रिटन होता है उसको तो पार्टनरशिप डीड बोल दिया जाता है, लेकिन ओरल पार्टनरशिप भी करना पॉसिबल है, लेकिन एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी होता है। तो देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, एसेंशियल एलिमेंट है। थर्ड लिखा हुआ इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये इक्वल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि पार्टनर चाहे तो इक्वल शेयर रख सकते हैं प्रॉफिट का, पार्टनर चाहे तो कोई रेशो डिसाइड कर सकते हैं, जिसने ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो वो ज्यादा पैसा लगा सकता है, जिसने कम कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो वो कम पैसा लगा सकता है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रखना मैंडेटरी नहीं है। तो हमने पकड़ लिया यहां से सी ऑप्शन हमारा नहीं है यहां पे। तो मगर थोड़ा सा ढीला चल रहा है, इसको थोड़ा सा डार्क करा देते हैं। लीजिए यहां पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि सी तो अगर अच्छा कब जरूरी होता है कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब जब कोई रेशो उनके बीच में डिसाइड ही ना हुआ हो तो इक्वल बांटना पड़ेगा, या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो, या बोले तो पार्टनरशिप इन ओरल हो, तब भी हमको क्या करना होता है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर सी हो गया। और डी तो बच्चे होगा ही नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। बिल्कुल, अगर कोई पार्टनरशिप की जाती है तो किसी बिजनेस के लिए की जाती है, कभी भी सर्विस मोटिव से नहीं की जाती, क्योंकि आप बिजनेस करते ही प्रॉफिट मोटिव से हो, तो बिजनेस के लिए ही किया जाता है कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इसका डी ऑप्शन भी सही है, एलिमेंट है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं, अब ध्यान रखना वहां पे मैं टिक नहीं लगा रहा, वो आपको ध्यान रखना है। मैंने बता दिया सी ऑप्शन पे आपको ऐसे टिक लगा के आना है। अगर OMR सीट होगी तो उसको सी नंबर का जो गोला होगा यहाँ पे होगा A B C और D, तो आपको क्या करना है A B C D, तो आपको D वाला गोला भर देना है, क्योंकि हमारा इसका आंसर होगा C, मतलब C को छोड़कर बाकी एलिमेंट हैं, तो जिसको छोड़ना था वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगर बेटा स्क्रीन में क्वेश्चन के पीछे भी आ गया है तो मैनेज कर लेना, और अगर आपको शो हो रहा है तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहते हैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, अगर किसी पार्टनर ने कोई एक्ट कर दिया, किसी पार्टनर ने कोई एक्टिविटी कर दी, मतलब कोई ट्रांजैक्शन कर दी, कोई बिजनेस में एक ऐसी एक्टिविटी कर दी जो मनी से रिलेटेड है, तो कहते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। कहते हैं बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर्स ओनली, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, और नन ऑफ द अबव। मतलब बेटा ये कहना चाहते हैं, बच्चों जरा ध्यान से देख लो, कि कहते हैं अगर किसी पार्टनरशिप में किसी एक पार्टनर ने कोई एक्ट कर दिया है, अब कोई भी पार्टनर एक्ट करता है तो वो फर्म के बिहाफ पे करता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी पार्टनर ने कोई एक्टिविटी की तो बस ये उसी के ऊपर होती है, ऐसा नहीं होगा। उसका इफेक्ट, उसका इंपैक्ट सभी पार्टनर, बोले तो पार्टनरशिप फर्म पे बढ़ने वाला है। तो ये यही पूछ रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर कोई एक्ट कर देता है तो उसका क्या होगा। तो ये कहते हैं कि बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर, वो ऑलरेडी सभी पार्टनर्स के ऊपर क्या हो जाएगा, बाइंड कर लेगा वो सबको। तो मुझे बताओ क्या पहले ही आंसर देख के मुझे गोला भरने का मन सा कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है। अगर दूसरे को देख कहते हैं बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, जिसने काम किया है सिर्फ वही उसका बाइंड होगा इस एक्टिविटी को करने से, उस एक्ट को करने से। तो ऐसा नहीं है, सभी पार्टनर के ऊपर, पूरी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। और फर्म बोले तो सभी पार्टनर को मिला के एकजुट करके समूह बना के उसको फर्म बोल दिया जाता है। लास्ट अब आखिरी तो डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुका है, पहला ही आंसर है। और सी को भी अगर हम पढ़ें तो कहते हैं सारे पार्टनर होंगे लेकिन उस पार्टनर को छोड़कर जिसने ये काम किया है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो काम करके आया वो तो सबसे पहले लपका जाएगा, लेकिन साथ में और पार्टनर भी लपेट दिए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो सेकंड के आंसर में आप कौन सा आंसर लगाने वाले हो बेटा? ए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट को आप ट्रू बोलेंगे। पहली स्टेटमेंट के लिए बोला हुआ है कि माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सी में लिखा हुआ है माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेम ऑफ एडल्ट पार्टनर्स। और लास्ट में लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव। कहते हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करते हैं, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, एलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, नहीं ये तो गलत है। हमने तो सीखा था कि किन लोगों को पार्टनरशिप से बाहर रखा जाता है, तो वहां पे हमने ये सीखा था कि तीन तरीके के लोग होते हैं, एक माइनर,
दूसरा अनसाउंड माइंड और थर्ड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इन तीनों को पार्टनरशिप में जगह नहीं दी जाती, ये तो हमें मालूम है, लेकिन इसी के साथ हमने एक एक्सेप्शनल केस भी पढ़ा था कि माइनर को एडमिट किया जा सकता है। किस कंडीशन में, वो बात की चीज है। तो बताओ, एडमिट तो किया जा सकता है ना, तो पहला ऑप्शन तो यहां से क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया हमने, पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला। बी, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। देखो बिल्कुल लॉ की लैंग्वेज यहां पे नजर आ रही है। हमने सीखा था माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन कर सकते हैं, एक्सेप्शनल है। अगर उसको एडमिट करने से कोई बेनिफिट हो रहा है पार्टनरशिप फर्म को, तो उसकी ज्वाइनिंग की जा सकती है। तो अभी पूरे ऑप्शन ना भी पढ़े तो मेरे अकॉर्डिंग बी तो आंसर सही हो गया, आपके अकॉर्डिंग भी हो जाना चाहिए अगर आपने थोड़ा सा पढ़ लिया है। अब आगे थर्ड ऑप्शन और पढ़ के देख लेते हैं कि थर्ड में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, माइनर पार्टनर की तरह एडमिट हो सकता है, लेकिन उसके जो राइट्स और लाइबिलिटीज होंगी, उसकी जो मतलब वो जो पार्टनरशिप में एक्ट करेगा उसके ऊपर जो लाइबिलिटीज होंगी वो बिल्कुल एडल्ट पार्टनर की तरह होंगी। ऐसे कैसे हो जाएगा, मतलब फिर तो माइनर पार्टनर और जो एडल्ट पार्टनर उनमें फर्क ही क्या रह गया, अगर उन दोनों को सेम ही सेम ट्रीट करने लग जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सी भी हमारे यहाँ पे गलत है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो 10 क्वेश्चन हमें टोटल करने हैं आज की क्लास में, और हर क्लास में 10 क्वेश्चंस करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं जो 100% आपको उन्हीं में से कुछ ना कुछ मिलने वाला है एग्जाम में, उससे रिलेटेड, जिसको आप इजीली बिना ज्यादा सोचे समझे जल्दी से गोला भर देंगे वहां पे। फोर्थ, कहते हैं द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज दैट ऑफ। कहते हैं जो पार्टनर्स का रिलेशन होता है फर्म में वो किस तरीके का होता है, आपको ये बताना है। अब आप मुझे बताओ, हमने एक म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो देख लेना जो हमने कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई है। एक हमने म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो पार्टनर होता है वो ओनर तो होता ही होता है, साथ ही साथ वो एक एजेंट की भूमिका में भी होता है, क्योंकि जब वो डिसीजन लेने की बात आती है तो वो ओनर की तरह काम करता है। पॉलिसी बनाने की, स्ट्रेटजी बनाना है तो ओनर, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे जाके सेल को प्रमोट करना है, किसी एक्टिविटी को और करना है, परफॉर्म करना है, कमीशन बेसिस पे भी काम करने के लिए पार्टनर हमेशा तैयार रहता है। तो इसका मतलब एक पार्टनर बिजनेस में ओनर तो होता ही है, साथ साथ एज वेल वो एजेंट भी होता है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। कहते हैं पार्टनर्स का रिलेशन कैसा होता है एक फर्म में, ओनर का, एन एजेंट का, एन ओनर एंड एन एजेंट, और लास्ट में लिखा हुआ है मैनेजर। तो इसका आंसर क्लियरली हमको समझ में आ रहा है, ओनर भी होगा और साथ ही साथ वो एजेंट की भी भूमिका में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में लिखा हुआ है व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। कहते हैं पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम कितने नंबर्स ऑफ पर्संस को लिया जाता है। तो देखो जी, एक बंदा तो कभी भी काम करता है तो उसको तो सोल प्रोप्राइटर बोल देते हैं, तो उसको तो पार्टनरशिप में इंक्लूड कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब कम से कम हमें कितने लोग चाहिए होंगे, 2 लोग चाहिए होंगे। और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में किस में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, यहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है। एक्चुअली क्या होता है कि मिनिमम नंबर जो होंगे, मिनिमम, उसके बारे में तो इस एक्ट में लिखा हुआ है, और जब मैक्सिमम की बात करते हैं तो वो पार्टनरशिप एक्ट में लिख दिया गया है, पार्टनरशिप एक्ट 2013 में। तो यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी पूछ लेते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में किस एक्ट में लिखा हुआ है, फिर उसमें ऑप्शन दे देते हैं, कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट, और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिख देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी लिख देते हैं, ऑप्शन बनाने होते हैं। तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात की जाएगी तो वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है, और जब भी मैक्सिमम पार्टनर्स की बात की जाएगी तो वो पार्टनरशिप एक्ट की जगह कौन से एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013। अब मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। ये कौन बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट की जगह कौन बोल देता है ये वाली बात, कंपनीज एक्ट बोल देता है। तो हमारे पास ऑप्शन लिखे हुए हैं 2, 7, 10, 20, तो आंसर हो जाएगा इजीली 2। तो 2 पार्टनर होंगे, वो पार्टनरशिप फर्म होगी, लेकिन मिनिमम 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। 6th क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म में बी। नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म में बी, तो नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, मैक्सिमम पार्टनर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे बोला नहीं है इन्होंने, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो कितने पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम, तो कहते हैं मैक्सिमम 2, नहीं मिनिमम 2 होते हैं ना, मैक्सिमम ऐसे कैसे तुम 2 कर सकते हो, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 100,
और मैक्सिमम 50। तो हम आपको इजीली आंसर बता देंगे, मैक्सिमम 50 आंसर क्या हो जाएगा डी। जी 50 मेंबर होने चाहिए, 50 पर्सन होंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये कहाँ पे बताया गया है हमको? पार्टनरशिप एक्ट की जगह। बेटा पार्टनरशिप एक्ट हमेशा 2 पार्टनर मिनिमम के बारे में बताता है, लेकिन मैक्सिमम हमेशा कौन बताता है? कंपनीज एक्ट 2013। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहते हैं 7th क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, लिखा है लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इज। जो लाइबिलिटी होती है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स की, वो क्या होती है? तो ऑप्शन ए लिमिटेड, ऑप्शन बी अनलिमिटेड, ऑप्शन सी डिटरमाइंड बाय कोर्ट और ऑप्शन डी डिटरमाइंड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब होता है कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उतने तक ही उनकी लाइबिलिटी हो सकती है। अनलिमिटेड का मतलब उनकी पर्सनल एसेट्स तक भी वो लाइबिलिटी जा सकती है। मतलब अगर वो लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, अगर बाई चांस फर्म को बंद करना पड़ रहा है और उनको लाइबिलिटी पे करनी है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने का मतलब है कि वो अपनी कैपिटल तक जितनी उनकी इन्वेस्ट है वो अमाउंट भी देंगे, और अगर लाइबिलिटी अभी भी रिमेन्स रह जाती है, बच जाती है, तो उनको अपनी पर्सनल एसेट्स भी पे करनी पड़ेंगी। उसको अनलिमिटेड बोलते हैं। लिमिटेड का मतलब सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित होती है, एसेट्स तक लाइबिलिटीज। उसके बाद लिखा है डिटरमाइन बाई कोर्ट, मतलब कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया कि इतनी लाइबिलिटी ही होगी पार्टनरशिप फर्म की, ये होता होगा, या फिर पार्टनरशिप एक्ट में इसके बारे में कुछ लिखा होगा। तो आप इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे? तो इसका आप ऑप्शन लगाएंगे बिना कुछ सोचे समझे ज़्यादा, बी अनलिमिटेड। पहले ही दिन पढ़ा दिया था जब हमने पार्टनरशिप को पढ़ाना स्टार्ट किया था कि जो पार्टनर्स होते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म में ऑनर होते हैं, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड। ऑल्दो अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, लेकिन वो इंडिया में अभी एप्लीकेबल नहीं है, ना ही हमें पढ़ाया जाता है। वहाँ पे होता यह है कि एक पार्टनर की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर दिया जाता है, बाकी सबकी लाइबिलिटी को लिमिटेड कर दिया जाता है, या कभी कभी किसी एक पार्टनर की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर दिया जाता है, बाकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी को लिमिटेड कर दिया जाता है। मतलब वहाँ पे एक अनलिमिटेड और लिमिटेड दोनों का कॉन्सेप्ट साथ में लेकर आ जाते हैं, उसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोल देते हैं। लेकिन वो हमारे पास नहीं है, हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? अनलिमिटेड पार्टनरशिप के बारे में। और सभी पार्टनरशिप फर्म जो नॉर्मल पार्टनरशिप हमारे इंडिया में होती हैं एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, वो सब अनलिमिटेड पार्टनरशिप होती हैं। तो आंसर आपको क्या लगा देना है इसका? अनलिमिटेड लगा देना है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट। इनमें से किसको आप इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग? कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। कहते हैं इसमें से कौन सी चीज है जो पार्टनरशिप एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं होती? तो पहला लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। तो क्या प्रॉफिट और लॉस को शेयर किया जा सकता है इक्वली? बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरा लिखा हुआ है नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन कैपिटल। तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा कैपिटल के ऊपर। तो आपको याद आ रहा है कुछ ये वाले पॉइंट जो बोल रहे हैं वो ओरल पार्टनरशिप से रिलेटेड लग रहे हैं आपको, कि अगर पार्टनरशिप ओरल है, अगर पार्टनरशिप टू डीड नहीं है, तो इक्वल प्रॉफिट बढ़ता था, कैपिटल नहीं अलाउ करते थे, रेम्यूनरेशन नहीं पे किया करते थे जिसमें सैलरी कमीशन हो जाती थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करते थे, नॉट चार्ज, और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आती थी तो वो 6% पर एनम पे किया जाता था। तो वो जो 5 रूल थे ये उसी से रिलेटेड है। तो हम ढूंढेंगे इनमें से कौन सा रूल ऐसा है जो कि वहाँ 5 में नहीं आता था। तो पहला लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन कैपिटल। हाँ जी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करते पार्टनर्स को। थर्ड लिखा हुआ है ऑल लोन्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। हाँ, जितने भी लोन होते हैं उनके ऊपर 6% इंटरेस्ट ही चार्ज किया जाता है। ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट। सभी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है? नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते। तो आपको इसका ऑप्शन क्या लगा देना है बच्चों? डी। और कौन सा क्वेश्चन है ये? 8th। तो 8th का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9th पे। कहते हैं एक पार्टनर, आपकी स्क्रीन पे 9th क्वेश्चन, ए पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹30,000। एक पार्टनर ने 30,000 रुपीज एडिशनल कैपिटल और पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर। फिर कहते हैं एंड एडवांस अ लोन, और उसने बिजनेस को लोन भी दिया 40,000 रुपीज का टू द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द, और साल के शुरू में ही उसने ये अमाउंट पे कर दिया था बिजनेस को। कहते हैं पार्टनर विल रिसीव इंटरेस्ट
रुपीज़, आपको ये बताना है कि पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब बच्चों जरा हमें ध्यान से देखना है, तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा, और जब कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा होता तो कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। आपको ये याद रखना होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर कोई रेट का जिक्र है, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो हमें उसके ऊपर रेट अप्लाई करना है। लेकिन अगर कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट लिखा ही नहीं है तो हमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना होता, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो अगर रेट भी गिवन है तो भी नहीं देना फिर तो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ करते ही नहीं है, चार्ज करते नहीं है। चार्ज बोलो अलाउ बोलो, मेनली हमें अलाउ बोलना चाहिए, है ना। लेकिन नहीं गिवन तो नहीं देते। और सैलरी कमीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो नहीं देते। लेकिन अगर लोन किसी पार्टनर ने दिया है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमको खुद से 6% इंटरेस्ट पे करना होता है। अब आप मुझे बताओ, 40,000 किसी पार्टनर ने लोन दिया तो क्या हमें उसे 6% इंटरेस्ट तो पे करना चाहिए? एडिशनल कैपिटल पे तो देंगे ही नहीं। तो हमने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 4 जा 24, तो 2400 आपका अमाउंट आ गया। अब आप यही 2400 रुपीज क्या कर देंगे आंसर में, क्योंकि आप पार्टनर को इंटरेस्ट के रूप में पे कर देंगे एज अ फर्म, और फर्म को रिसीव हो जाएगा इंटरेस्ट 2400। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी 2400। आप साथ साथ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप पहले ही करके बैठ जाते हैं और आपका आंसर मैच हो रहा है तो बच्चे आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग पार्ट्स में आपके पास आने वाले हैं, सभी चैप्टर से रिलेटेड। कहते हैं इज रेंट पेड टू अ पार्टनर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? क्या रेंट अगर पार्टनर को हम पे कर रहे हैं तो क्या ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा? मतलब हमने जो बिल्डिंग जहां पे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं पार्टनर्स मिलके, वो बिल्डिंग किसी एक पार्टनर की ही है, ऑनर वही है, और उसने कहा ठीक है तुम इसी में अपना बिजनेस कर लो, हम सब इसी में बिजनेस करेंगे। आप रेंट बिजनेस क्या करेगा, बदले में उस बिल्डिंग का रेंट पे करेगा। किसको? ओनर को। अगर हम ओनर की जगह, पार्टनर की जगह किसी और से हम बिल्डिंग को लेते तो भी हमें रेंट पे करना पड़ता। जैसे हम लोन बैंक से लेते तो बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं, पार्टनर लोन दे देता है तो पार्टनर को इंटरेस्ट पे करते हैं। उसी तरीके से ऐसा कोई भी खर्चा जो हम किसी बाहर वाले से लेके करते, वो अगर कोई पार्टनर की वजह से हो पा रहा है तो उसका मतलब हम वही अमाउंट पार्टनर को भी पे करेंगे। तो बात यहाँ पे ये पूछी गई है, क्या रेंट पे करना एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का? तो आपको इससे पहले ये समझना होगा कि दो वर्ड होते हैं, एक होता है चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जो प्रॉफिट होने की एग्जिस्टेंस में ही किया जाता है एक्सपेंस, उसको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। और चार्ज का मतलब होता है जो कि आपको, चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस एक्सपेंस को तो होना ही होगा। जैसे रेंट, अगर आप कहीं पे काम करते हो, आपने उस जगह को किराए पे लिया हुआ है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो भी आप मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को रेंट पे करोगे। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ किसी साल तो भी आप लैंडलॉर्ड को रेंट पे करोगे। तो आप मुझे बताओ, रेंट प्रॉफिट होने ना होने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए वो P&L अकाउंट का पार्ट होता है। तो P&L अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस जाते थे वो चार्ज हुआ करते थे, और एप्रोप्रिएशन में जो भी एक्सपेंस जाते हैं वो प्रॉफिट होने पर किए जाते हैं। तो आपको ये डिफरेंस समझना होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर किसी अगर किसी बिल्डिंग का ऑनर कोई पार्टनर ही बन जाए तो क्या उस पार्टनर को जो हम रेंट पे करेंगे उसको हम प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन मान लें? अगर हम कहेंगे हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो मालिक हम तुम्हें रेंट भी पे नहीं करेंगे, वो कहता है यार मैं किसी और को दे देता तो मुझे तो वहां से भी पैसा मिलता रहता, या हम तुमसे ना लेके किसी और से रेंट पे लेते तो वो थोड़ी मान जाता इस वाली बात को। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि रेंट पे करना, इंटरेस्ट पे करना ऑन लोन, या फिर इसी तरीके का कोई मैनेजर कमीशन या फिर ऐसा कोई भी खर्चा जिसका प्रॉफिट होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो रेंट का जिक्र किया गया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में, ये चार्ज है रेंट, तो ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट कभी हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कहते हैं इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने कहा नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, हाँ। ये अगर इससे भी ज्यादा और क्लियरली लिखा होगा तो बात अलग है, वरना तो आंसर बी बिल्कुल परफेक्ट है। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। सी इट इफ पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट एज कैपिटल इज मैक्सिमम, कहते हैं ये एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट हो जाता अगर पार्टनर ज्यादा पैसा लगा देता। ज्यादा पैसा, कम पैसा लगाने से रेंट का क्या लेना देना यार, कैसी मजाक बेकार बेहुदा बातें कर रहे हैं क्वेश्चन वाले। तो ये सी ऑप्शन भी गया यहाँ से। और आखिरी में लिखा हुआ इफ पार्टनर इज अ वर्किंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनर वर्किंग पार्टनर है तो रेंट उसको तभी पे किया जाएगा जब वो प्रॉफिट होगा, वो एप्रोप्रिएशन होगा। ये मतलब कोई सर पैर की बात ही नहीं हो रही इस वाले को कोई पॉइंट में। तो आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता। तो बच्चे ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यूज की फॉर्म में थे। अब और हम अलग अलग टॉपिक्स पे इसी चैप्टर के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, गारंटी,
पास्ट एडजस्टमेंट, उनके टॉपिक के भी MCQs लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर देना, हमें पता चल जाएगा पसंद आई है। और कमेंट करके आप अपनी क्वेरी बता सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं। चलिए जी, आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।